नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वीडियो में जो आपको मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं अध्ययन करवा रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मोटर की स्लिप क्या होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, रोटर स्पीड क्या होती है, परसेंटेज में स्लिप कैसे ज्ञात करेंगे, फ्रैक्शन में स्लिप कैसे ज्ञात करेंगे, स्लिप का मान कम होगा तो क्या होगा, स्लिप का मान कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, रोटर में वोल्टेज किस प्रकार उत्पन्न होगा, रोटर के वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएंगे। मतलब कि ये वीडियो इतना टिपिकली है कि यहाँ कुछ कंफ्यूज ही बना रहता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ही डीसी या अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर में से प्रश्न आने की संभावना रहती है और आते भी प्रश्न इसी में से हैं। जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से प्रश्न लगभग 1-2 क्वेश्चन अवश्य आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं गया आज तक जो कि आज मैं पढ़ाऊंगा उनमें से प्रश्न नहीं आया हो, क्वेश्चन नहीं आए हो, और वो भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपको वो कंफ्यूज भी दूर करवाएंगे, वो कॉन्सेप्ट भी दूर करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए और अपने नोट्स में इसको धीरे धीरे ऐड करते चले जाइए। नोट्स जरूर बनाना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो देखकर छोड़ दिया। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग देखोगे कि वीडियो देखोगे, साथ साथ नोट्स बना के लिखोगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों में। और लाइफ टाइम तक, जब तक आप जॉब नहीं लगते हो, जब तक आप तैयारी करते हो, आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि आज की जो मेहनत है, आज जो मेहनत कर रहे हो, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, उसके बाद में आगे जब कोई एग्जाम आएगी निकट भविष्य में, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाना और वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। अब देखो क्या क्या पढ़ेंगे। मोटर की स्लिप पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? मोटर की स्लिप पढ़ेंगे और रोटर की फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, रोटर का ईएमएफ पढ़ेंगे, सिंक्रोनस स्पीड पढ़ेंगे और रोटर की स्पीड पढ़ेंगे। इनके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताऊं कि इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा कि मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मोटर का कार्य सिद्धांत क्या था। आप लोगों को ध्यान होगा, नोट्स बनाए होंगे, फिर भी आज उसको दोहरा के आपको जरूर बताऊंगा कि मोटर की कार्य प्रणाली समझ के ही ये चीज़ें आप लोगों को, ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको बताना शुरू कर देता हूँ। तो उन चीज़ों को समझो पहले आप, फिर दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने देखा कि इस मोटर के 2 भाग होंगे, एक स्टेटर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एक स्टेटर होगा और एक रोटर होगा। आप लोगों ने ये देख लिया था पहले। ये तो नहीं देखा कि मोटर के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, लेकिन ये आपको बताया था कि 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करेंगे। तो क्या करेंगे? स्टेटर में करेंगे। एक तो ये होगा आप लोगों का, और एक रोटर होगा, ठीक है ना। रोटर घूमने वाला भाग होगा और स्टेटर स्थिर भाग होगा। स्टेटर में क्या करेंगे, जैसे आपको दिखा देता हूं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख लोगे कि ये स्टेटर बना दिया मैंने। कैसा होता है ये आपको बताऊंगा, इसका संरचना पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। रोटर किसका होता है, कैसा होता है, किस पदार्थ से बना होता है, क्यों बना होता है, ये सारी बातें बताऊंगा। जैसे ये रोटर बनाया, अब ये रोटर में ये अपना स्टेटर है, ये स्टेटर है यहाँ पे। अब देखो स्टेटर में क्या होंगे, आप लोगों को पता, सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होंगी, 3 फेज की वाइंडिंग होंगी, पोल होंगे, पोलों पर वाइंडिंग होगी, पोल बनेंगे। तो आपको बताता हूँ, जैसे ये एक पोल ये बन गया और एक पोल ये बन गया। गौर से सुनना मेरी बात, जैसे आपको मैंने बताया था वो सेम वही बता रहा हूँ। एक पोल मानेंगे ये बन गया आप लोगों की, ये पोल बन गए और इनके बीच में कर रखे आप लोगों ने वाइंडिंग। में आपको स्टेटर दिखा देता हूँ। जैसे मान लेंगे ये बीच में आप लोगों ने वाइंडिंग कर रखी है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये वाइंडिंग कर रखी है। किस 3 फेज की वाइंडिंग करेंगे। 3 फेज की वाइंडिंग करेंगे तो कितने डिग्री के अंतर पकड़ेंगे? 120 डिग्री के अंतर पकड़ेंगे। RYV फेज सीक्वेंस के हिसाब से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे घूमने वाला होगा। अब मान लीजिए ये N होगा, ये S होगा, ये N पोल बन जाएगा, ये S बन जाएगा, ये N पोल, ये S पोल, ये N पोल, ये S पोल, इस प्रकार पोल बनेंगे वाइंडिंग के हिसाब से। मान लेंगे 3 फेज की ये स्टेटर है। यहाँ क्या देंगे, यहाँ 3 फेज सप्लाई दे दिया आप लोगों ने। माना कि यदि 3 फेज सप्लाई ये हुआ आपका स्टार्टर, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, ये कुछ एयर गैप होगा और फिर रोटर होगा। मैं मोटर की संरचना पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ बताऊंगा। ये क्या होगा आप लोगों का, ये आप लोगों का मान लीजिए कि रोटर हो गया। ये अंदर क्या होगा, रोटर का। फिर बताता हूँ आपकी संरचना। ये अंदर क्या होगा, क्योंकि उन चीज़ों को पढ़ेंगे कि मोटर में रोटर में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। जब तक उनको नहीं जानेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मान लीजिए कि रोटर, इसमें रोटर में कहते हैं छड़ होते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर की छड़ होती हैं। रोटर भी कई प्रकार के, तो रोटर के आधार पर मोटर की संरचना की जाती है, मोटर का वर्गीकरण किया जाता है। ये रोटर है जो शॉर्ट सर्किट रिंग से बनी होती है, शॉर्ट सर्किट होती हैं। ये आप लोगों को क्या है, ये स्टेटर है। ये क्या रहेगा, ये स्टेटर रहेगा। ये क्या है, ये आप लोगों का रोटर है, ये रोटर रहेगा।
जिसको घूर्णक बोलते हैं, इसको स्थिरिक बोलते हैं। ये 3 फेज की वाइंडिंग है, ये 3 फेज वाइंडिंग है। किसमें? स्टेटर में वाइंडिंग कर रखी है। कितने डिग्री के अंतर पर? 120 डिग्री के अंतर पर प्रत्येक वाइंडिंग के बीच स्थापित कर रखी है। ये 3 फेज सप्लाई है, ये RYB है। इतना ना समझ गए आप लोग। और ये अंदर क्या देखा आपको, ये दिखा देता हूँ, ये आपकी साफ्ट रहेगी, ये आपकी साफ्ट है, साफ्ट बेल रोटर स्थापित होते हैं, ये साफ्ट है। इतना समझ गए आप लोग। अब आप देखोगे कि इसमें जो ही सप्लाई प्रदान करते हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा था कि इस पॉलीफेज जहां होगा, जैसे 2 फेज है, 3 फेज है, पॉलीफेज जहां होगा तो चुंबकीय फ्लक्स घूमने वाला होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मान लेंगे चुंबकीय फ्लक्स इसमें सप्लाई करते हैं, ये वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी। कैसा बनाएगी? घूमने वाला बनाएगी। ये घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स, माना ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है। अब इस स्पेस में चुंबकीय, पूरे स्पेस में घूमेगा अंदर तक की, इस स्पेस में पूरे में चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है। ये चुंबकीय फ्लक्स नहीं, इसमें ये क्या होगा, रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। क्यों हुआ? 3 फेज वाइंडिंग से हुआ, RYB से हो गया। अब आप लोग देखो, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, रोटर चालकों की, रोटर छड़े इनको काटेगा, ये शॉर्ट सर्किट है, इनको काटेगा। तो अब बताओ फैराडे का नियम सिद्ध होगा कि नहीं होगा? अब बताता हूं आपको, देखो मैं कि क्या होगा कि इस 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं। क्या देंगे? देखो 3 फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे, 3 फेज सप्लाई से स्टार्टर में देंगे, स्टार्टर में देंगे 3 फेज सप्लाई, स्टार्टर में दे दी तो क्या होगा, क्या होगा आप लोग समझ गए। तो 3 फेज सप्लाई देते ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होगा। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैं लिख देता हूं, मैं स्थापित होगा या उत्पन्न होगा, एक ही बात, स्थापित होगा, हो गया। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, ये इस रोटर को काटेगा। रोटर चालक, ये रोटर चालक हैं या छड़ हैं, इनमें क्या होगा, ये इनको काटेगा या फिर रोटर चालक इनको काटेंगे। तो क्या होगा इसमें, फैराडे के नियमानुसार, किसके ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार क्या होगा, रोटर चालकों में, किसमें, रोटर चालकों में EMF उत्पन्न होगा। रोटर चालकों में क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा। समझ गए? किसका नियम लगा, फैराडे का नियम लगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रोटर इन चुंबकीय फ्लक्स के संपर्क में आएगा, या घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स रोटर चालकों के साथ स्पर्श करेगा, लिंक करेगा, तो इसमें EMF उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए कि EMF उत्पन्न हो गया, किसमें, रोटर चालकों में EMF उत्पन्न हुआ, तो क्या होगा, रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, सर्किट पूरा होगा। रोटर चालकों में या रोटर वाइंडिंग में एक ही बात है, ये रोटर की क्या है, वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है ये आपको बताऊंगा कि इसको किस वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है और क्यों स्थापित की जाती है, ये रोटर पढ़ेंगे तब बताऊंगा आप लोगों को मैं। रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी। अब आप लोगों को कि यहां जब धारा प्रवाहित होती है, तो आप लोगों को पता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार अपने चारों चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। लेकिन आप देखो कि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। मैंने आपको बताया कि रोटर की, स्टेटर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये स्टेटर की क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो स्टेटर इसमें वाइंडिंग रखी है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की भांति कार्य करती है। और ये शॉर्ट सर्किट, किसकी, शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति कार्य करती है। शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति कार्य करती है ये रोटर की वाइंडिंग। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, किसमें, रोटर में जो धारा प्रवाहित होगी, किसके अनुसार, फैराडे के नियम अनुसार जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, ये शॉर्ट सर्किट जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके समान धारा प्रवाहित होगी। अब आप लोग ट्रांसफार्मर का चैप्टर पढ़ के आ चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया लगेगी या फिर इंडक्शन क्रिया से, ये इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुसार धारा प्रवाहित होगी। ये EMF उत्पन्न क्यों हुआ, ये देखो, ये तो चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार या इंडक्शन के कारण, किसके कारण, इंडक्शन के कारण हुआ, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के कारण हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया लगी है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन कार्य फिर क्या होगा, रोटर चालकों में धारा प्रवाहित अवश्य होगी। अब देखो धारा प्रवाहित होगी, EMF उत्पन्न होगी। यहाँ तक आप लोग इतना समझ सके हो। अब आगे जो EMF उत्पन्न हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इसमें जो गति हुई रोटर की उस गति को देखेंगे, ये चुंबकीय फ्लक्स घुमा इसकी गति को देखेंगे, इसकी गति का फॉर्मूला देखेंगे, फिर इनकी स्लिप निकालेंगे, फिर इनका अंतर निकालेंगे। यही अपने को आज इसका पूरा टॉपिक का अध्ययन करना है, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो यहाँ तक का जो क्वेश्चन बना, जी मैं पहले बता चुका हूँ कि रोटर चालकों में, रोटर में EMF
किसके नियमानुसार स्थापित हुआ या उत्पन्न हुआ? फ्लेमिंग के फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। क्रिया कौन सी लगी? ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया। यह नियम किसका लगा? इंडक्शन के कारण। इंडक्शन के कारण हुआ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगा, क्रिया लगी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के कारण हुआ। ठीक है, ये जो धारा प्रवाहित हुई ये तो होगी फैराडे के नियम अनुसार। अब इस धारा की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पूछा जाएगा कि रोटरी चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे डीसी जनरेटर पड़ा था, डीसी जनरेटर का आर्मेचर था, ये भी आर्मेचर है। आर्मेचर में जो धारा प्रवाहित हुई वो उसकी दिशा कैसे ज्ञात की? आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ था उसकी दिशा कैसे ज्ञात की थी आप लोगों ने? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, ये रोटेटिंग मैग्नीफिकेशन में काट देता हूँ यहाँ से, यहाँ लिख सकते हैं किसके बारे में? कि रोटर में धारा प्रवाहित होती है, इसके बारे में। धारा, ये धारा की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार, FRHR का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार ज्ञात की जाती है। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? ये आप लोग देखोगे मेरे चुंबकत्व के चैप्टर में जाके देखोगे, या फिर उसमें फैराडे डीसी जनरेटर के चैप्टर में जाके देखोगे, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इतना मस्त तरीके से पढ़ाया है। मैं यदि यहाँ पढ़ाऊंगा तो उस फ्लेमिंग के नियम ही घुस जाएंगे। तो आप लोग पढ़ के आ चुके हो, नोट्स बनाए हैं, तो ऐसा मान लो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इस रोटर में जो धारा प्रवाहित होती है किसके? फैराडे के नियमानुसार उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एक तो बात आती है। अब आगे देखो, रोटरी चालकों में जो धारा प्रवाहित होती है इसमें रोटर वाइंडिंग में क्या होगा? ये रोटर अपना खुद का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा। रोटर क्या करेगा? क्योंकि आपको पता है जिस चालक में से, जैसे ये चालक ले लिया आप लोगों ने, और इसमें आप लोग धारा प्रवाहित करवाओगे, धारा प्रवाहित करवाओ तो इसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। तो ये भी रोटर छड़ है, 1 2 जितनी छड़ हैं, छड़ों में धारा प्रवाहित होगी तो खुद का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। तो एक चुंबकीय फ्लक्स तो ये है, ये कौन सा है? φS, क्योंकि ये स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है। और एक चुंबकीय फ्लक्स यहाँ और स्थापित होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स और स्थापित, जिसको कहते हैं φR। तो बताओ 2 चुंबकीय फ्लक्स हो गए। ये कार्य प्रणाली मान लो, तो क्या होगा? रोटर चालकों में जब रोटर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है, क्या लिखेंगे? रोटर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होने के कारण रोटर वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इतना आप लोग जान गए हो। अब देखो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, उसकी बात करेंगे। इस रोटर में जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ उसकी बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ, अब इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी आपसे पूछा जाएगा। रोटर वाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ, चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, या आपका अक्सर क्षेत्र भी है, क्योंकि फ्लक्स तो बाद में आता है, पहले क्षेत्र में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करोगे? तो कार्क स्क्रू के नियम के द्वारा। मैंने इसलिए आपको पढ़ाया था कि जब भी आप किसी मशीन का वर्गीकरण करोगे तो चुंबकत्व के चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है, ध्यान होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी? इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करोगे आप लोग? कार्क स्क्रू नियम के द्वारा, नियम से ज्ञात की जाती है। एक बात ये आती है, मैं पॉइंट सारे पॉइंट लिखाऊंगा आपको कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, ठीक है ना? पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा। अब देखो ये कैसे कार्क स्क्रू के द्वारा, या फिर आपको बताता हूँ। जैसे दाहिने हाथ की मुट्ठी का नियम है, धारा का प्रवाह ऐसे है, ये दाहिने हाथ के हथेली के नियम बात करें, मुट्ठी का नियम है। जैसे ये इसमें ये है कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित करवाएंगे, तो धारा प्रवाहित करवाएंगे, धारा देखो ये धारा प्रवाहित करवा रहे हैं यहाँ से, ये ऐसे, और धारा बाहर जा रही है ये ऐसे। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसे होगा? इन दोनों का चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स देखो ये ऐसे गई तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स दिशाएंगी, तो मुड़ी हुई उंगलियां ये आ गई, इसमें धारा बाहर आ रही है तो मुड़ी हुई उंगलियां ये आ गई। तो कार्क स्क्रू मान लो या दाहिने हाथ की मुट्ठी का नियम मान लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का नियम या अंगूठे का नियम बताते हैं, ये भी क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाता है। अब ये तो थी बात इसकी, मैं एक चालक और इसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बताऊं आप लोगों को कि इसमें जो जैसे इसमें धारा ऐसे गई तो इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होगा। अब मान लीजिए कि आपको दिखाता हूं मैं कि किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स आपका घूम रहा है, ये FS है,
घूमने वाला होगा। और ये आपका रोटर है। जैसे मान लीजिए एक चालक यहाँ पे दिखाता हूँ, एक चालक की बता देता हूँ। जैसे पॉइंट आ गया, डॉट लग गया। डॉट का मतलब क्या है कि धारा बाहर आ रही है चालक में से। गौर से सुनना, डॉट का मतलब क्या है, धारा बाहर आ रही है। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। इसका चुंबकीय फ्लक्स उल्टा होगा, ऐसे होगा। अब इसका चुंबकीय ये क्या है, ये फाई एस है और ये रोटर का चुंबकीय फ्लक्स फाई आर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि रोटर का चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के हमेशा विपरीत होता है। विपरीत होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बल कार्य करेगा। आमने सामने हो तो बल तो लगेगा, आमने सामने होंगे तो जैसे एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, बल तो लगेगा। अब बल लगेगा तो जैसे एक इधर से आया और एक दोनों बराबर रहेंगे तो दोनों बराबर घूमेगा नहीं। जैसे ये रोटर अब नहीं घूमेगा, जैसे इसका भी बल का मान और इसका चुंबकीय फ्लक्स की जो ताकत है वो और इसके चुंबकीय फ्लक्स की ताकत दोनों बराबर होगी तो नहीं घूमेगा। अब आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक कौन है, ये है, फाई एस का मान सबसे अधिक है तो उसको धकेलेगा। तो क्या होगा कि स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स दोनों एक दूसरे की पारस्परिक प्रतिक्रिया करेंगे, आपस में टकराएंगे एक दूसरे के। तो क्या होगा, रोटर चालकों पर एक बल कार्य करेगा। यहाँ बल, क्योंकि ये उसको बल लगाएगा, जोर तो बेचारे ने खूब लगाया कि इसका मैं सामना करूँ, लेकिन ये कमजोर पड़ जाएगा, इसके बल लगाएगा। जो ही ये बल लगाएगा तो क्या होगा, रोटर ये जो फाई एस है, ये स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स इसको घुमा देगा। अब कैसे घुमाएगा, अपनी ओर ले जाएगा, ये इस प्रकार घुमा लेगा। इसने तो चुंबकीय फ्लक्स ऐसे उत्पन्न किया था, लेकिन इस प्रकार ये इसको घुमा लेगा। किस प्रकार घुमाएगा, ये अपने घूमने की दिशा में। तो ये क्या करेगा, ये बल हमेशा स्टेटर जो बल लगाया है, जो इसमें बल उत्पन्न हुआ, किसमें, ये बल उत्पन्न हुआ, किसमें हुआ, इस स्टेटर चालकों में, रोटर चालकों में। रोटर चालकों पर एक बल लगा, वो बल हमेशा इसके विपरीत काम करेगा। लिख लेना, स्टेटर चालकों पर एक बल, रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के कार्य करेंगे। तो रोटर चालकों पर एक बल लगेगा, ये बल हमेशा स्टेटर फ्लक्स के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, स्टेटर फ्लक्स के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब देखो क्या होगा, ये इसके विपरीत दिशा में कार्य, मजबूत कौन है, मजबूत है स्टेटर का फ्लक्स। तो स्टेटर का फ्लक्स मजबूत होने के कारण रोटर को एक दिशा में घुमा देगा। क्या करेगा, रोटर को एक दिशा में घुमा देगा। अब एक दिशा में घुमाएगा, रोटर पर बल एक दिशा में लगेगा तो रोटर एक दिशा में घूमने लग जाएगा। तो बात क्या आती है यहाँ पे, अब अपने जो क्वेश्चन थे उनका मुद्दा निकल के आने वाला है कि ये रोटर किस दिशा में घूमेगा। एक तो बात आती है, ये रोटर किस दिशा में घूमेगा। ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि रोटर की घूमने की दिशा क्या होगी। रोटर की घूमने की दिशा इस चुंबकीय फ्लक्स के घूमने की दिशा में होगी। नोट लगा के लिख लेना कि इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर मान लो, या फिर इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की घूमने की दिशा में रहेगी। क्योंकि इसने विरोध किया, ये घूम गया, इसलिए कहते हैं विरोध करता वो टार्क होता है। कितना टार्क उत्पन्न करता है, कितना टार्क लगता है, वो होता है यहाँ पे। तो इसके घूमने की, ये ऐसे घुमा क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की घूमने की दिशा में ही रोटर घूमता है और रोटर घूमने लग जाता है। अब देखो, अब आपके सामने 2-3 बातें आएंगी, मैं यहाँ मिटा देता हूँ और आपको वो चीजें लिखवा देता हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों ने ये देख लिया, अभी देखा है कि ये क्या है, ये रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स है। मैं घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स लिख देता हूँ, घूर्णित स्टेटर का घूर्णित, ऐसे घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स, एक ही बात है। ये है। अब ये घूमेगा तो इसको क्या कहेंगे, एक चीज आ गई, एक तो आपके सामने गति ये मिल गई आप लोगों को कि चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है। गौर से सुनना मेरी बात, चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है, एक गति तो ये होगी। और एक गति में आपने रोटर को घुमा दिया, रोटर भी ऐसे घूम गया और ये चुंबकीय फ्लक्स भी ऐसे हो गया। बोलो यहाँ पे 2 गति है कि नहीं है, 2 गति होंगी। अब दोनों गतियों की बात करते हैं और अपने उस मुद्दे पे आते हैं। या क्या रखेंगे, ये जो चुंबकीय फ्लक्स घूमता है उसको कहेंगे, देखो एक बात आ गई, तुल्यकाली गति किसे कहते हैं, तुल्यकाली गति। एक याद रखना, अभी मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो चीजें जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है हरदम। मैं बता रहा हूँ कि जैसे आज ये वीडियो देखोगे, आपको 1-2 क्वेश्चन अवश्य किसी भी पेपर में खोल के देखोगे, आपको मिलेगा। तुल्यकाली गति को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड ये होगी। सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं, बस ये आपके सामने बात है कि सिंक्रोनस स्पीड किसे, तुल्यकाली गति किसे कहते हैं, या तुल्यकाली गति क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स जो घूम रहा है इसकी गति को ही तुल्यकाली गति कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो घूम रहा है तो कहेंगे स्टेटर के, क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा जो इसका आंसर क्या लिखेगा, आप लोग क्या लिखोगे, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स
के घूमने की गति को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। बस ये आता है, घूमने की गति को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब देखो कितना इजी प्रश्न आ गया। अब बात आती है कि गति को किससे दर्शाते हैं। आप लोग पढ़ गया, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर सब में पढ़ लिया। गति को एन से दर्शाते हैं। गति को किससे दर्शाएंगे? एन से दर्शाते हैं। अब गति किसकी है? सिंक्रोनस स्पीड। तो इस एस को लिख देंगे, ये क्या होगी? इसको एन एस से दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे? इसको एन एस से दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं, यह व्यक्त किया जाता है। किसको? सिंक्रोनस स्पीड को। है क्या? इस चुंबकीय फ्लक्स की घूमने की दिशा को व्यक्त किया जाता है। एक बात तो आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स की घूमने की गति को व्यक्त किया तो इसका मान कैसे निकालेंगे? मान भी आपको बताऊंगा कि इसका मान कैसे निकाला जाता है। एक तो आता है, फिर दूसरी गति की बात करें। चलो दूसरी गति के बाद, दूसरी गति कौन सी है? रोटर की गति है। देखो ये गति अलग है, ये गति अलग है, ये रोटर की गति है। चलो रोटर की गति होगी तो रोटर की गति क्या कहेंगे? रोटर की गति को मोटर की वास्तविक गति कह सकते हैं कि मोटर पर जो शाफ्ट में जो गति मिलती है, मोटर की शाफ्ट में जो गति मिलती है वो कौन सी है? मोटर की गति बोल सकते हैं, या मोटर की वास्तविक गति बोल सकते हैं, या फिर रोटर की गति बोल सकते हैं। वो अपने को वही मिलने वाली है, ये मिलने वाली नहीं है। ये सिर्फ अंदर की प्रक्रिया है, दिखाई भी नहीं देती अपने को। सिर्फ अपने इसकी कल्पना कर रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घूमता है और कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, लेकिन अपने को एक्चुअल में गति कौन सी मिलती है? रोटर की गति मिलती है। तो रोटर की गति बात करेंगे। अभी दूसरी क्या लिखेंगे? रोटर गति, रोटर स्पीड लिखेंगे यहाँ पे। इसको कहते हैं घूर्णक, रोटर को घूर्णक गति। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों। इतनी इंपोर्टेंट है कि यहाँ इस दोनों गतियों के ऊपर ही पूरी मोटर का वर्गीकरण होगा। पूरी मोटर की बात करेंगे। इस गति को और क्या कह सकते हैं? देखो इसको कह सकते हैं वास्तविक गति। मोटर की वास्तविक गति कौन सी है? वास्तविक गति यही है। या फिर मोटर की गति कौन सी है? मोटर की गति भी यही है। मोटर की गति भी इसी के नाम से जानेंगे। और एक देखो, मोटर की गति को नापने के लिए यहाँ तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, नपेगी नहीं ये गति। आप कहोगे सर क्या किसी सिंक्रोनस गति को किसी मीटर से नाप सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये आपको ये घूमेगी, इस गति को नापेंगे, इस गति के अनुसार इसका मान निकाल लेंगे कि ये गति कितनी रहेगी। आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, आपको मान निकाल लेंगे। लेकिन देखो मोटर की गति को किस यंत्र से नापा जाता है? टेकोमीटर से नापा जाता है, याद रखना। यहाँ इस गति को, रोटर की गति को कैसे नापेंगे? टेकोमीटर से नापेंगे। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोटर की गति को नापने वाला यंत्र कौन सा होगा? टेकोमीटर। टेकोमीटर से नापेंगे। ये मोटर की वास्तविक गति देखो। अब चाहे रोटर की गति बोल दो, ये रोटर की गति बोल दो, वास्तविक गति बोल दो, मोटर की गति बोल दो। इसको किससे दर्शाएंगे? देखो गति दर्शा रहे हैं एन, किसकी? आर। आर क्या है? रोटर। इसको रोटर एन आर से दर्शाते हैं, याद रखना। इसको एन आर से दर्शाते हैं। दो गति आपके सामने आ गई। एक गति इसकी होगी, ये क्या होगी? ये एन आर। ये घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा तो एन आर, और ये घूम गया, ये एन एस। दो गति होगी, ये सिंक्रोनस स्पीड होगी और ये रोटर की स्पीड होगी। अब होगी ना। अब आप लोग इतना जानते हो कि दोनों की गति में अंतर अवश्य होगा, क्योंकि जब ये चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगा तब तक ये घूमता रहेगा। कोशिश सुना मेरी बात। जब तक ये चुंबकीय फ्लक्स इसको काटता रहेगा, रोटर की छड़ों को, रोटर वाइंडिंग को काटता रहेगा, तब तक रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता रहेगा, रोटर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती रहेगी और चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता रहेगा। और चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता तो रोटर घूमता रहेगा। अब सपोज कीजिए यदि ये वाइंडिंग, ये चुंबकीय फ्लक्स इसको नहीं काटे तो क्या होगा? नहीं इसके साथ लिंक करे तो क्या होगा? मोटर नहीं घूमेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये इस गति का मान हमेशा इससे कम होता है। ये अधिक रहेगी तो उसको काटती रहेगी। ये एनएस का मान अधिक रहेगा तो रोटर को काटती रहेगी। ये चुंबकीय फ्लक्स रोटर को काटता रहेगा, लेकिन रोटर को इसके बराबर घुमा दिया जाए तो दोनों की गति बराबर होगी, फिर कोई गति नहीं है। तो मुद्दा क्या निकल के आ गया यहाँ पे कि एनएस का मान क्या होगा? एनएस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड, चुंबकीय फ्लक्स की घूमने दिशा हमेशा अधिक होती है एन आर से। काफी बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर में एनएस और एनआर में क्या अंतर होता है? एनएस का मान एनआर से अधिक होता है, लेकिन तुल्यकाली मोटर में ऐसा नहीं होगा। मैंने सिर्फ इंडक्शन मोटर का नाम लिया आप लोगों के सामने। तुल्यकाली मोटर में ऐसा नहीं होगा। तुल्यकाली मोटर में दोनों गतियां बराबर होंगी, वो जब पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा? एनएस का मान एनआर के बराबर होगा। ये कह सकते हैं कि एनआर लेस देन होता है एनएस से, या फिर एनएस ग्रेटर देन होता है एनआर से। एक ही बात है दोनों, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को सर ऐसे आता है परीक्षा में, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आगे की ओर धीरे धीरे बात बताता हूँ। देखो आपको दोनों की गति में अंतर है कि नहीं है? दोनों, जैसे माना कि इसकी गति 1000 आरपीएम है, सपोज कीजिए। किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की घूमने की गति 1000 आरपीएम है, और रोटर की गति आपकी होगी 950 आरपीएम। तो 50 की गति का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो होगी जो गति का अंतर हुआ वो होगी सापेक्ष गति।
कौन सी गति? सापेक्ष गति होगी। तो क्या कह सकते हैं, इन दोनों का अंतर क्या लिख सकते हैं? किसका? NS और NR का। NS माइनस NR ये क्या है? ये आपकी सापेक्ष गति होगी। तीन गतियां आ गई आपके पास, एक सापेक्ष गति, एक रोटर गति और एक सिंक्रोनस स्पीड होगी। तीन गतियां आ गई। तीनों की तीनों गतियां, अब तीनों गतियां किस पे डिपेंड करती हैं? देखो बात, ये गति इसके ऊपर डिपेंड करती है और ये गति इन दोनों पे डिपेंड करती है। इसके ऊपर ये तो जैसे माना कि 3000 आरपीएम होगा, 3 ही रहेगी जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, जब तक पोलों की संख्या नहीं बदलेंगे तब तक। इसकी गति अपन उतार चढ़ाव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी गति में चेंज करेंगे, ये गति चेंज होगी, ये गति चेंज होगी। इसका मतलब एक मुद्दा निकल के आ गया, जब तक मोटर में सापेक्ष गति रहेगी इंडक्शन मोटर का रोटर घूमता रहेगा। याद करना बात, जब तक मोटर में सापेक्ष गति रहेगी इंडक्शन मोटर का रोटर घूमता रहेगा। अब ये कह सकते हैं कि मोटर घूमती रहेगी। सापेक्ष गति का मान 0 हो जाएगा, मोटर नहीं घूमेगी। तो ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज वाले आते हैं कि सर ये ऐसा कैसा होता है, कैसे हो गया, ये किस प्रकार होता है, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सापेक्ष गति का मान, अब सपोज कीजिए आप लोग सापेक्ष गति का मान को 0 कर दे। यहाँ पे सापेक्ष गति क्या होगा? सापेक्ष गति 0 हो गई। कब होगी सापेक्ष गति 0? जब NR का मान इसके बराबर होगा। जैसे ये भी 1000 और ये भी 1000, NS बराबर NR होगी तो सापेक्ष गति का मान क्या होगा? इसका मान 0 हो जाएगा। NS का मान NR बराबर। तो पूछा जाए इंडक्शन मोटर में सापेक्ष गति का मान 0 कब होता है? इंडक्शन मोटर में सापेक्ष गति का मान 0 कब होता है? ये सापेक्ष गति का मान 0 जब दोनों गतियां बराबर हो जाएंगी तो होगा। सापेक्ष गति जब तक रहेगी मोटर घूमती रहेगी, ठीक है ना। मोटर घूमती रहेगी, मोटर घूमती रहेगी। तो मोटर का रोटर घूमता रहेगा। सापेक्ष गति जब तक होगी मोटर का रोटर घूमता रहेगा। अब आपसे पूछा जाए, देखो NR का मान NS के बराबर, तो सापेक्ष गति का मान 0। अब आप लोगों को माना कि ये 1000 आरपीएम है और ये 950 आरपीएम है। यहाँ कितनी ली सापेक्ष गति? ये सापेक्ष गति मिल गई आपको 1050 आरपीएम। 50 गति सापेक्ष की, तो इसकी इकाई क्या होगी? सापेक्ष गति की इकाई, क्योंकि गति की इकाई आरपीएम चल रही है। आरपीएम की फुल फॉर्म रिवोल्यूशन पर मिनट। याद करना, राउंड पर मिनट कभी नहीं होगा। मैंने पहले भी मोटर पढ़ाई थी, जनरेटर पढ़ाया था, तब बताया था, फिर भी मैंने इसका खुलासा किया था, आज भी बता रहा हूँ। ये होगी रिवोल्यूशन पर मिनट। राउंड पर मिनट कभी मत कर देना, परीक्षा में आपका आंसर गलत होगा। मोटर की गति की इकाई क्या होती है, या गति की इकाई क्या होती है? एक होगा आपके सामने आरपीएम, फिर आरपीएम की फुल फॉर्म राउंड पर मिनट कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? रिवोल्यूशन पर मिनट होगा। क्या होगा? रिवोल्यूशन पर मिनट होगा। चलो और देख दीजिए रिलेशन क्या होता है। अब आप सपोज कीजिए सापेक्ष गति का मान 0 कब होगा? NS बराबर NR होगा, तो सापेक्ष गति का मान 0 होगा। तो सापेक्ष गति ही 0 होगी, इन दोनों की 0 बचेगी। तो क्या रोटर में EMF उत्पन्न होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। रोटर में कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा। रोटर EMF क्या होगा? रोटर EMF बराबर 0। कोशिश सुनो, रोटर EMF बराबर 0। तो क्या रोटर में कोई धारा प्रवाहित होगी? नहीं। रोटर में धारा क्या होगी? 0। रोटर धारा 0 होगी तो क्या कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा। तो टार्क क्या होगा? टार्क बराबर 0। टार्क भी 0 हो जाएगा तो क्या मोटर चलेगी? नहीं चलेगी। तो सापेक्ष गति का मान होते ही मोटर रुक जाएगी। ये क्या आता है? तो कह सकते हैं सापेक्ष गति किसके ऊपर डिपेंड होगी? माना कि इसकी गति 3000 आरपीएम है, तो ये तो 3 ही रहेगी। इसकी गति 3000 आरपीएम है, ये 3 ही रहेगी। लेकिन अब किसके ऊपर डिपेंड होगी कि इस गति का मान उतार चढ़ाव वाला होता है, NR का मान। तो NR का मान जितना घटेगा या बढ़ेगा तो सापेक्ष गति के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो कह सकते हैं यहाँ पे कि NR क्या है? रोटर की गति है। NR का मान घटेगा, जैसे कि मानेंगे 950 से आरपीएम, ये 50 इसका मान, यहाँ 900 कर दिया, तो सापेक्ष गति क्या होगी? सापेक्ष गति बढ़ेगी। NR का मान घटेगा, सापेक्ष गति का मान बढ़ेगा। गौर से सुना मेरी बात। और NR का मान क्या होगा? जब बढ़ेगा, NR का मान बढ़ेगा तो सापेक्ष गति का मान घटेगा। सापेक्ष गति NR के ऊपर ही डिपेंड होगी। वैसे तो इन दोनों का अंतर है, लेकिन वैसे ही इन दोनों के अंतर के बारे में, क्योंकि ये तो फिक्स होगी, तो इन दोनों के अंतर में NR के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड होती है। अब देखो NR का मान कब घटेगा? लोड बढ़ाएंगे। कोशिश सुनना, लोड बढ़ाएंगे तो सापेक्ष गति का मान बढ़ेगा। लोड बढ़ाएंगे सापेक्ष गति, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे तो NR का मान कम होगा। मान लीजिए सपोज के मैं आपको एक रिलेशन और बताता हूँ। जैसे लोड बढ़ाया, मोटर पे लोड बढ़ाया तो NS माइनस NR क्या होगी? सापेक्ष गति, ये बढ़ेगी। लोड बढ़ाएंगे ये बढ़ेगी। कोशिश सुनना, लोड बढ़ाएंगे ये बढ़ेगी। अब सापेक्ष गति जो ही बढ़ती है तो आपको पता है कि रोटर EMF का मान बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी और टार्क बढ़ेगा। सुन के बाद तो क्या होगा? यहाँ पे टार्क का मान बढ़ेगा,
टार्क बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बढ़ा हुआ टार्क एक्स्ट्रा लोड अतिरिक्त भार ले सकता है, अतिरिक्त भार वहन कर सकता है। ये इसका एक संबंध और आता है, कर सकता है। कब, जब लोड बढ़ाते हैं तो लोड के मान को और उठा सकते हैं। इसलिए इंडक्शन मोटर में ये कुछ विशेषता होती है कि जो जो आप लोड बढ़ाओगे स्पीड का मान कम होगा तो आवश्यकता से अधिक चले जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे अतिरिक्त लोड लेगा क्योंकि टार्क का मान बढ़ेगा। वो टार्क क्यों बढ़ेगा, वो जब टार्क का कैलकुलेशन आएगा तब बताएंगे कि टार्क क्यों होता है, कौन सा टार्क, रोटर टार्क क्या होता है या स्टेटर टार्क क्या होता है, वो आपको बताऊंगा कब, जब टार्क का चैप्टर आएगा। तो अब बताओ, यहाँ तक की कोई समस्या थोड़ी है कि सापेक्ष गति, अब वो बच गई, आपकी स्लिप बच गई, रोटर की फ्रीक्वेंसी बच गई, रोटर का ईएमएफ बच गया, वो आगे और भी चैप्टर आएगा। इससे आगे पढ़ रहे हैं कि अब तक यहाँ तक कोई समस्या नहीं है कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट नियमित पैटर्न के आधार पर जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने जाके मन के विचार लिख दो कि सर इस वीडियो के प्रति हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो कमेंट्स जरूर करना यहाँ पे आगे। चलो आगे और इसका कुछ रिलेशन देखते हैं और भी कुछ निकाल के मतलब कुछ निकालने की बात करते हैं कि और क्या क्या यहाँ कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने वाला है क्योंकि मैं अभी तक तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो बहुत कुछ राजनीति आने वाला है। तो अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो और पढ़ेंगे आगे किसी भी और क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मोटर घुमा रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, टार्क तो पढ़ा नहीं अब तक, टार्क तो आगे आएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे दो चीजें देख ली, एक एनएस देखी, एक एनआर देखी। एनएस का मान निकाल लेते हैं। एनएस क्या है आपको अभी समझ में आ गया, एनएस सिंक्रोनस स्पीड है, चुंबकीय फ्लक्स की घूमने की गति है, इसको निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला था F × 120/P, ये हो गया आरपीएम, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, ये एनएस का फॉर्मूला है। मतलब अब एक चीज और आपके सामने निकल के आ गई कि इसमें क्या होगा, जब वो चुंबकीय फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परिवर्तनशील होगा चुंबकीय फ्लक्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी का मान जितना अधिक होगा उतना चुंबकीय फ्लक्स की गति अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी का मान जितना कम होगा उतनी चुंबकीय फ्लक्स की गति कम होगी। लेकिन पोलों पर डिपेंड करती है, पोल जितने अधिक चले जाएंगे तो फिर उस अपनी सिंक्रोनस गति का मान कम होता चला जाएगा। तो दो पोल पे सबसे अधिक होती है, इसलिए कहते हैं सिंक्रोनस गति का मान, सिंक्रोनस स्पीड का मान दो पोल पे सबसे अधिक होता है, क्योंकि कम से कम दो पोल हो सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि सिंक्रोनस गति किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एनएस समानुपाती होती है एफ के, याद रखना बात, और एनएस समानुपाती होती है 1/P, पोलों के विलोमानुपाती, लिख लेना, पोलों के विलोमानुपाती और फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है तुल्यकालिक गति। अब आप जब मोटर की गति को कंट्रोल करना देखोगे कि मोटर की गति को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो आपके सामने यही के नाम आएगा, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लो। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे मोटर की गति कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अपने लिमिट क्या आते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। इसलिए इस मोटर की गति को कंट्रोल करना भी एक टेढ़ा काम होता है, मुश्किल होता है। इतना तो नहीं कि नामुमकिन नहीं होता है, नामुमकिन तो होता नहीं है, कोई भी काम मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से करेंगे। तो आपके सामने आ गई दो बातें कि एनएस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और एनएस पोलों के विलोमानुपाती। इसका मतलब कह सकते हैं कि जब तक फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, देखो एफ का मान, ये लिख लो कि एफ का मान बढ़ाते हैं तो एनएस का मान बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी का मान, कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप लोगों ने, यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी अब आएगी, एफ एनएस का मान घटता है। दो बातें आपके सामने आ गई, ठीक है। और एनएस का मान घटेगा या बढ़ेगा, एनएस की बात करें, एनएस का मान घटेगा या बढ़ेगा, उस पर कौन डिपेंड करता है, एनएस का मान घटता है, तो उस पर करता है एनआर का मान। यदि एनएस का मान घटता है तो एनआर का मान घटता है, और एनएस का मान बढ़ता है तो एनआर का मान बढ़ता है। तो इसका डायरेक्ट संबंध हो गया कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एनआर का मान बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनआर का मान बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एनआर का मान घटेगा। दोनों का संबंध होगा आपस में, वाक नहीं, दोनों का संबंध, तो यही समझ आता है। अब पढ़ते देखो, एनएस और एनआर की फिर दोबारा तुलना की जाए तो मोटर में स्लिप क्या होती है, स्लिप के बारे में देखेंगे कि मोटर में सरकन क्या होती है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने समझ देखा। अब सरकन की बताता हूँ। सरकन देखें, तुल्यकालिक गति देख ली, मोटर की गति देख ली। अब रोटर की आवर्ती, रोटर का वोल्टेज और सरकन के मान देखते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे, सरकन क्या होता है, हिंदी में इसको सरकन कहेंगे, सरकन या स्लिप क्या होता है, स्लिप की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि एनएस का मान एनआर से अधिक होता, देखा था अभी, एनएस ग्रेटर देन एनआर, ये देखा था। इसका मतलब एनआर का मान कम रहेगा, तो दोनों में अंतर रहेगा, उसको क्या कहेंगे, सापेक्ष गति कहेंगे। दोनों में अंतर, उसको क्या कहेंगे, सापेक्ष गति कहेंगे।
सापेक्ष गति रहेगी जब तक मोटर चलती रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस NS की बात करें, इस स्लिप की बात करें, स्लिप क्या होती है, स्लिप की बात कर लेते हैं। स्लिप इन दोनों का अंतर कहलाता है। स्लिप क्या कहेंगे, मोटर के शाफ्ट में मिलने वाली शक्ति कौन सी है, NR। मोटर के शाफ्ट में मिलने वाली शक्ति कौन सी है, NR होती है। तो मोटर में देखो, मोटर की तुल्यकालिक गति, मोटर की तुल्यकालिक गति व रोटर गति या मोटर की शाफ्ट की गति या मोटर की वास्तविक गति एक ही बात है। रोटर की गति के अंतर को सर्कन कहते हैं। क्या कहेंगे, सर्कन कहेंगे, सर्कन या स्लिप कहते हैं। एक आपका एक आंसर ये निकल के आता है। स्लिप के बारे में काफी बार पूछा जाएगा। अब स्लिप की चर्चा कर लेते हैं संपूर्ण रूप से। अब स्लिप हो गया, अब किसका अंतर है, NS और NR का अंतर है, बस इतना ही है। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि भिन्नात्मक स्लिप क्या होगी या फिर परसेंटेज स्लिप क्या होगी, सिर्फ एक सर्कन की बात की है, ठीक है ना। तो इन दोनों का अंतर है, तो इसको S से दर्शाते हैं, किसको, सर्कन को S से दर्शाते हैं, सर्कन को S से दर्शाते हैं। अब लिख दो S बराबर NS माइनस NR, होता कि नहीं होता है। अब देखो NS और NR ये आपकी सापेक्ष गति भी थी और ये क्या है, स्लिप का मान भी है, दोनों एक ही हैं। तो अब देखो माना कि इसकी गति 1000 RPM है, इसकी गति 950 RPM, तो आपको क्या मिलेगा, 50 का अंतर मिलेगा। 50 क्या है, इसकी गति भी RPM में है, इसकी गति भी RPM में है, तो RPM में ही मिलेगी। इसलिए नॉर्मल सर्कन की बात की जाए तो इसकी इकाई RPM ही होती है। काफी बार पूछा जाएगा, परसेंटेज स्लिप की कोई इकाई नहीं होती है, भिन्नात्मक स्लिप की कोई इकाई नहीं होती है, लेकिन अकेली स्लिप की बात की, स्लिप की इकाई क्या होती है, RPM होती है। क्यों, स्लिप क्या है, स्लिप इन दोनों का अंतर है। स्लिप ज्ञात किस में की जाती है वो आपको बताऊंगा। स्लिप ज्ञात परसेंटेज में की जाती है, लेकिन अकेली स्लिप होती क्या है उसकी बात करते हैं। अकेली स्लिप होती है इन दोनों का अंतर, किसका, तुल्यकालिक गति NS और रोटर की गति NR, दोनों का अंतर होता है, इसकी इकाई RPM होती है। तो सर्कन को अकेले को RPM में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्कन को अकेले को RPM में ज्ञात कर सकते हैं, जिसको S से दर्शाते हैं। अब आता है आपके सामने कि सर हमने तो ये देखा था कि स्लिप की कोई इकाई ही नहीं होती है, तो वो इकाई आपको बताऊंगा किस स्लिप की इकाई नहीं होती है, जब भिन्नात्मक स्लिप लग जाती है। जब परसेंटेज स्लिप की बात करते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा स्लिप क्या होती है। स्लिप हमेशा, अब लिख लो, इसके बारे में लिखेंगे कि स्लिप हमेशा, स्लिप क्या होती है, सर्कन, सर्कन क्या है, इन दोनों का अंतर है। स्लिप हमेशा प्रतिशत में ज्ञात की जाती है, किसमें, प्रतिशत में ज्ञात की जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा NS माइनस NR क्या है, आपको भी सर स्लिप है, इसकी इकाई क्या लिखेंगे, तो NS माइनस NR की इकाई RPM ही होती है। जब इसको परसेंटेज में ज्ञात कर लेंगे तब इसकी कोई इकाई नहीं होगी, इसको प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। ये तो बताएंगे आपको प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि इसको फ्रैक्शन के रूप में लिया जाए, इसको भिन्नात्मक सर्कन के रूप में लिया जाए, तो भिन्नात्मक सर्कन किसे कहते हैं, देखना। एक तो सर्कन थी अकेली, एक अब भिन्नात्मक सर्कन या अंश स्लिप आता है, इसको अंश के रूप में लेंगे, किसको, NR को, NS को अंश के रूप में ले लेंगे, भाग के रूप में लेंगे, याद करना, भाग के रूप में इसको ले लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, जब सर्कन को, कौन से को, जब इस सर्कन को, सर्कन क्या है, NS माइनस NR, जब सर्कन को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब सर्कन को भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो वह अंश स्लिप कहलाती है। कौन सी, भिन्नात्मक सर्कन कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं भिन्नात्मक सर्कन के बारे में, या लिखेंगे भिन्नात्मक सर्कन, भिन्नात्मक सर्कन, इसको कहेंगे फ्रिक्शन स्लिप। क्या कहेंगे, इसको फ्रिक्शन स्लिप के नाम से जानते हैं इसको। फ्रिक्शन स्लिप को देखो, अब इसको अंश के रूप में करेंगे, S बराबर, ये क्या है, सर्कन बराबर NS माइनस NR, बोलो है कि नहीं है। फिर इसको भिन्नात्मक लेंगे तो NS कर लेंगे, ये क्या होगी आप लोगों की, ये होगी आपकी अंशीय स्लिप, यहाँ परसेंटेज का मान नहीं है, ये होगी आपकी भिन्नात्मक स्लिप। तो आपसे एक स्लिप तो ये थी, ये तो सिर्फ ओनली स्लिप थी, ये भिन्नात्मक स्लिप है। अब अंश स्लिप की बात करते हैं कि अंश स्लिप क्या होता है, नहीं वो सॉरी अपने परसेंटेज स्लिप क्या होता है। तो स्लिप का आपका मतलब समझ गए होंगे स्लिप क्या है। तो दोस्तों यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट से लिख के बताना, मैं आपको फिर इसके बारे में दोबारा अच्छी तरह बताऊंगा। मेरे हिसाब से आपको, मुझे आशा कि बिल्कुल समझ में आ गया, ऐसी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो या मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट नियम पैटर्न के आधार पर ITI लेवल से इसको पढ़ा रहा हूँ, कि ताकि किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को चाहे कमजोर से कमजोर हो उसके भी समस्या आने वाली नहीं है। अब देखो बात करते हैं प्रतिशत स्लिप क्या होती है।
प्रतिशत स्लिप का मतलब कि जब इस स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, जब इस स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो वह प्रतिशत स्लिप कहलाती है। और प्रतिशत के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या है बस। भिन्नात्मक स्लिप को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत स्लिप हो जाएगा। तो भिन्नात्मक स्लिप अपने पास थी तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अब लिखेंगे प्रतिशत स्लिप। एक स्लिप तो यह आ गई, एक स्लिप कब यह आ गई। अब लिखेंगे परसेंटेज स्लिप या प्रतिशत सर्कन। क्या लिखेंगे? प्रतिशत सर्कन या परसेंटेज स्लिप के मान। अब लिखेंगे इसको, किसको? स्लिप को परसेंटेज के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो वह प्रतिशत स्लिप कहलाती है। अब देखो प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि एस क्या है? आपकी स्लिप है, ये परसेंटेज में लगा दिया यहाँ पे, बराबर NS माइनस NR इंटू NS या अपॉन NS इंटू 100। ये क्या होगी? ये प्रतिशत। यहाँ पे कोई इकाई नहीं होगी, यहाँ पे कोई इकाई नहीं होगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। लिख देंगे प्रतिशत स्लिप की कोई इकाई नहीं थी। यहाँ स्लिप की इकाई RPM है, ओनली स्लिप की इकाई RPM है। यहाँ पे कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि भिन्नात्मक लगी भिन्न की भी कोई इकाई नहीं होती है। तो भिन्नात्मक स्लिप और प्रतिशत स्लिप की इकाई नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर इकाई है आपकी। किसकी इकाई? सर्कन की इकाई होती है। भिन्नात्मक सर्कन की इकाई नहीं होती है और परसेंटेज सर्कन की इकाई नहीं होती है। लेकिन ये कहा जाता है कि ज्ञात किस में की जाती है, तो हमेशा ये कहेंगे कि सर स्लिप हमेशा प्रतिशत में ज्ञात की जाती है। तो प्रतिशत, ये इसका लास्ट आंसर यही निकल के आता है। ये नॉर्मल था, ये बीच का बीच की एक स्टेप थी और एक स्टेप आती है कि प्रतिशत स्लिप लास्ट में ये निकालेंगे कि मोटर की स्लिप का मान क्या होगा, और स्लिप के आधार पर ही टर्म इस मोटर का मतलब संपूर्ण वर्गीकरण होगा। अब देखो कितना होता है स्लिप का मान। मैंने आपको बताया था कि NR का मान जितना घटेगा स्लिप बढ़ेगी, NR का मान जितना बढ़ेगा स्लिप घटेगी। समझ के बात? NR का मान देखो, अब स्लिप किस पे डिपेंड होगी? NR का मान बढ़ेगा तो S का मान बढ़ेगा, घटेगा। और NR का मतलब NR का मान घटेगा, S का मान बढ़ेगा, स्लिप का मान बढ़ता चला जाएगा। कितनी हो जाती है स्लिप? इसलिए कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे में देखा जाए तो इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो फुल लोड की बात करते हैं, क्योंकि फुल लोड पे ही NR का मान सबसे कम होता है। किस पे? फुल लोड पे ही रोटर की गति का मान सबसे कम होता है, कम से कम जितना होना उतना हो जाता है। तो कह सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में फुल लोड पर सर्कन का मान 2% से 5% तक होता है। नोट लगाने वाली बात आ गई यहाँ पे, नोट लगा सकते हैं यहाँ पे। क्या लगाएंगे कि 3 फेज प्रेरण मोटर की बात करें, प्रेरण मोटर में फुल लोड पर S का मान, S क्या है? सर्कन का मान। लिख लो स्लिप का मान 2% से 5% तक होता। काफी बार परीक्षा में आता, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि स्लिप इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान कितना होता है? फुल लोड पर 2% से 5% तक होता है। अब परसेंटेज में मैंने क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्लिप को हमेशा प्रतिशत में ज्ञात किया, तो मैंने यहाँ प्रतिशत में बताया है कि प्रतिशत में कितना मान होता है। तो ये तो थी आपकी NR और NS में संबंध था, लेकिन अब तक बात वो बच गई कि इस रोटर में जो EMF उत्पन्न हुआ उसकी आवृत्ति क्या रहेगी, क्योंकि प्रश्न अपना वो भी है कि रोटर की आवृत्ति क्या रहेगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी एक क्वेश्चन अवश्य आता, बहुत कंफ्यूज रहेगा आप लोगों को कि रोटर में एक तो EMF उत्पन्न होना और उसके बाद में उसके ऊपर उसकी आवृत्ति कितनी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहेगा। तो इस रोटर में जो EMF उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति के ऊपर और बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो चलो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। देखो थोड़ा सा यही समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ज़्यादा नहीं है बस। देखो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये चुंबकीय फ्लक्स इस रोटर को काटेगा, ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स करके रोटर को काटेगा। रोटर में फैराडे के नियमानुसार EMF उत्पन्न होगा। तो ये मान लो कि जब भी फैराडे का नियम जहाँ सिद्ध होता है और EMF उत्पन्न होता है तो किस स्वभाव का होगा? सामने है, किस स्वभाव का होगा? माना कि इस चुंबकीय फ्लक्स ने इसको साथ लिंक किया, इसके साथ लिंक किया इस चुंबकीय फ्लक्स ने, किसने? इस NS के इस गुणित चुंबकीय फ्लक्स ने, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स ने इस रोटर के साथ लिंक किया और फैराडे का नियम सिद्ध हुआ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सिद्ध हुआ और इसे EMF उत्पन्न हुआ। किसमें? इस रोटर में EMF उत्पन्न हुआ। किस स्वभाव का हुआ? ये होगा आपका AC, क्योंकि आप लोगों को पता है कि DC जनरेटर में EMF कैसा होता है? AC होता है। उत्पन्न EMF कैसा होता है? AC होता है। जब बाहर से सप्लाई देते हैं DC मोटर में तो स्टार्टर क्या करता है, अपना कम्यूटेटर क्या करता है, उसको AC देता है। इसलिए कह सकते हैं फैराडे का नियम जहाँ सिद्ध होता है वहाँ DC सप्लाई उत्पन्न नहीं होती है, AC ही उत्पन्न होती है। इसलिए क्या कहेंगे? जब रोटर स्टेटर के फ्लक्स को काटता है, जब रोटर स्टेटर के फ्लक्स को काटता है या फिर स्टेटर इस रोटर के वाइंडिंग के साथ लिंक करता है तो फैराडे के नियमानुसार उस रोटर में EMF उत्पन्न होता है, ठीक है। EMF कैसा होगा? EMF कैसा होगा? AC होगा। EMF AC होगा।
या प्रत्यावर्ती स्वभाव का होगा, ठीक है। अब एसी जहाँ होगी आपको पता है वहाँ फ्रीक्वेंसी होगी। रोटर में उत्पन्न ईएमएफ कैसा है, रोटर में उत्पन्न ईएमएफ एसी है, तो उसको क्या, इस ईएमएफ को क्या कहेंगे, ये रोटर का ईएमएफ है, रोटर का ईएमएफ घूर्णक का ईएमएफ है, घूर्णक का ईएमएफ है। और ये कैसा है, ये एसी ईएमएफ है, ये याद रखना बात। अब चाहे वो कहीं भी हो, आर्मेचर हो या रोटर हो, कहीं भी यदि फैराडे का नियम सिद्ध होता है वहाँ एसी उत्पन्न होगी। तो रोटर का जो ईएमएफ हो गया उसमें जो ये ईएमएफ एसी हो गया, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा, इसलिए कह सकते हैं यहाँ क्या होगी, रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी। एसी है तो रोटर फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर में क्या होगी, रोटर में फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको रोटर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ जो होगी रोटर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, और इसको एफ आर से दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे, एफ आर से, किसको, रोटर फ्रीक्वेंसी को एफ आर से। और दोस्तों एक चीज़ और याद ध्यान में, एफ आर तो आप लोग पीछे पढ़ के आगे हो, मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी बहुत है। एफ आर क्या थी, रेजोनेंस एसी सर्किट पढ़ा था, आपको याद होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, जहाँ एक्सल व एक्स का मान बराबर होता है, वहाँ उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, इस रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात इसको एफ आर से दर्शाते हैं। यहाँ पे समझ में आ गई बात, रोटर की फ्रीक्वेंसी। अब इसका मान निकालेंगे कि इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बात करें, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाता है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहेगा। अब देखो, रोटर फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने से पहले कुछ दो बातें सुनना, यदि आप उसको समझोगे तो आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। मैं यही बता देता हूँ, ज़्यादा बस कुछ नहीं है, बस यहाँ इधर वाला तो छोड़ दिया मैंने, और इसके यही आ जाएगा अपने कंप्लीट वर्गीकरण। देखो, जब रोटर को इसमें स्टेटर को सप्लाई दिया आप लोगों ने, तो क्या था कि मोटर घूम रही थी, नहीं, मोटर नहीं घूम रही थी। ये तो शुरुआती 1 मिलीसेकंड की जब भी आपने सप्लाई दी तो ये तो घूम गया एनएस या फाई एस, ये तो घूम गया फाई एस का मान, तो ठीक है ना। तो एनएस तो क्या है, ये एनएस तो क्या है, मैक्सिमम स्पीड थी इसकी, तो ये तो घूम गया, माना 3000 आरपीएम घूम गया। लेकिन उसके बाद तो प्रक्रिया, उससे पहले ही तो स्थिर था, तो ये इसको काटेगा, उसके बाद ही तो घूमेगा, चाहे 1 मिलीसेकंड लगो, कुछ तो लगेगा। तो सबसे पहले कहते हैं क्या रोटर की स्पीड थी, नहीं। एनएस तो ये लिखेंगे, एनएस मैक्सिमम होती है जब इसको मोटर को सप्लाई देते हैं, जब मोटर को शुरुआती अवस्था में, जब मोटर को स्थिर होती है या मोटर को सप्लाई देते हैं या रोटर घूमने की स्थिर होता है, तो एनएस तो मैक्सिमम होती है, एनआर का मान 0 होता है, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये इसको सप्लाई दी और ये उत्पन्न हुआ, मिली 1 सेकंड लगी और ये रोटर घूम गया, उसके बाद तो घूम गया। लेकिन शुरू से सबसे पहले क्या कह सकते हैं कि रोटर स्थिर अवस्था में होता है, रोटर स्थिर अवस्था में होता है। गौर से सुनना मेरी बात, रोटर स्थिर होता है, रोटर स्थिर होता है तो क्या होता है, या मोटर स्थिर होती है, रोटर स्थिर होता है, या घूर्णक गति स्थिर होती है, एक ही बात है, या रोटर स्पीड एनआर स्थिर होती है, या एनआर का मान एनआर बराबर 0 होता है, एक ही बात है। मोटर रुकी अवस्था में, तो मोटर की शुरुआती अवस्था में या शुरुआती अवस्था में मान लेते हैं। शुरुआती अवस्था में क्या होता है, देखो अब इसका मान 0 है, तो एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस और इंटू 100, ये आपके सामने है। इसका मान 0 है, गौर से सुनना, तो प्रतिशत स्लिप का मान क्या होगा, एन एस माइनस 0 और अपॉन एन एस इंटू 100, यहाँ क्या आएगा, 100% आएगा। तो बोलो, जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो स्लिप का मान कितना होता है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के मान को ज्ञात करेंगे। गौर से सुनना बात, मोटर स्थिर होती है, एनआर का मान 0 होता है, तो स्लिप का मान कितना होता है, इस स्लिप का मान कितना होगा, ये 100% होगा। तो याद रखना, मोटर की स्थिर अवस्था में या रोटर की स्थिर अवस्था में स्लिप का मान 100% होता है, जिसको कहते हैं यूनिटी मानते रहे, यूनिटी मान लेते हैं, 100% होता है, होगा 100%। अब यहाँ 100% आता है तो पीछे क्या निकल के आएगा, पीछे की ओर राज बताता हूँ। देखो आपके बहुत कुछ समझ में आएगा, आपके अब वो बातें समझ में आएंगी जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। देखो, जब इस एस का मान 100% है, एस क्या है, 100% या यूनिटी है, समझ गए आप, 100% या यूनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सापेक्ष गति क्या होगी, सापेक्ष गति, जब मैंने आपको बताया कि सापेक्ष गति क्या है, ये सापेक्ष गति, एनआर का मान 0, तो इसका मान 3000 तो 3000 रहेगा। तो कह सकते हैं एस का मान 100% है, तो सापेक्ष गति क्या रहेगी, सापेक्ष गति 100% रहेगी, सापेक्ष गति भी 100% रहेगी, बिल्कुल होगी। सापेक्ष गति 100%, 100% को क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम रहेगी, लिख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम रहेगी, सापेक्ष गति मैक्सिमम है। अब देखो, सापेक्ष गति से मैक्सिमम होती है, आपको पता है सापेक्ष गति मैक्सिमम होती है, तो क्या कह सकते हैं कि रोटर में ईएमएफ
इस रोटर में ईएमएफ का मान सबसे अधिक रहेगा। रोटर घुमा नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा चुंबकीय फ्लक्स काट रहा है, आराम से पड़ा है, घुमा नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, रोटर ईएमएफ, रोटर ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रोटर ईएमएफ अधिकतम होगा, जब घूम जाएगा तो जितना चुंबकीय फ्लक्स काटेगा, मैंने आपको बताया कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, किसी चालक में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये फैराडे का सेकंड नियम है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड नियम क्या कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ईएमएफ या रोटर में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कितना फ्लक्स काटेगा, पूरा ही काट रहा है क्योंकि तो स्थिर है, सापेक्ष गति 100%, इसका मतलब मान, इसका मान स्थिर है और पूरा चुंबकीय फ्लक्स काट रहा है, तो इसमें ईएमएफ का मान सबसे अधिक होगा। जब ईएमएफ का मान सबसे अधिक होगा तो आप लोगों को पता है टॉर्क भी सबसे अधिक होगा, टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मेरी बातें गौर से सुनो, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब धीरे धीरे, अब क्या होगा, ये बातें कब थी, मोटर के घूमने से पहले की बातें थी, मोटर के घूमने से पहले की बातें थी। अब मोटर घूमेगी, जो ही मोटर चलना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे रोटर की गति बढ़ती है, माना कि अब घूमेगा, क्योंकि ये पूरी प्रतिक्रिया होगी, अब घूमेगा। मोटर की 1% गति पकड़ती, फिर 2% मोटर घूम जाती है। 1 मिलीसेकंड का खेल होता है। जैसे जैसे मोटर घूमती है, क्या लिखेंगे, जैसे जैसे मोटर घूमती है, घूमती है तो क्या होगा, जैसे जैसे मोटर की गति घूमती है, मोटर की गति बढ़ती है, ऐसे कर लेते हैं, मोटर की क्यों घूमेगी तो मोटर की गति बढ़ती है। जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, अब देखो, जो ही मोटर की गति बढ़ेगी तो एनआर का मान बढ़ेगा। भाई एनआर तो बढ़ रही है, एनआर का मान बढ़ेगा। अब एनआर का मान बढ़ेगा तो सापेक्ष गति घटेगी, सापेक्ष गति घटेगी तो स्लिप का मान घटेगा। तो कह सकते हैं एनआर का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, एनआर का मान जो बढ़ेगा तो स्लिप का मान घटेगा, ठीक है ना। और स्लिप का मान घटेगा तो अब देखो बात आती है, जैसे जैसे मोटर की गति घटी या फिर वो उसमें बढ़ी, तो उसमें एक चीज़ बीच में वो निकल के आ गई कि रोटर में उत्पन्न ईएमएफ है, रोटर में उत्पन्न ईएमएफ है। जब रोटर स्थिर था, वो बातें मैं आपको बताई थी, बीच में वो लिख लो, यहाँ से कि बीच में वो लिख लो कि यहाँ तक की बात आ गई, तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहेगा, क्योंकि रोटर में ईएमएफ अधिकतम रहेगा। तो स्थिर एनआर का मान 0 होने पर या मोटर की गति स्थिर होने पर, मोटर रुकी होने पर, या रोटर रुक रहा है, रोटर की स्थिर अवस्था में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, अधिकतम होगा। ये भी अधिकतम है ना, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना रहेगा, रोटर फ्रीक्वेंसी, ये रोटर फ्रीक्वेंसी इसको एफ आर से दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे, एफ आर से दर्शाते हैं, मैंने आपको लिखवा दिया। एफ आर का मान क्या रहेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगा। किसके, सप्लाई, अधिकतम कितना रहेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। किसका, इसका मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। वो कैसे होगा वो बताता हूँ, याद रखना बात, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। कब, जब रोटर स्थिर अवस्था में था तब की बात करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मोटर बढ़ेगी, जैसे जैसे एनआर का मान बढ़ेगा, फिर लिखाता हूँ बातें, जैसे जैसे एनआर का मान बढ़ेगा, यहाँ लिख देते हैं एनआर का मान अब बढ़ता है, एनआर का मान बढ़ेगा, स्लिप का मान घटेगा। स्लिप का मान घटेगा, इसका ये बढ़ गई तो चुंबकीय फ्लक्स ने काटना कम कर दिया। पहले पूरा ये तो घूम रहा है, लेकिन इसकी गति इसके बराबर होगी। जैसे इसकी गति पहले 1000 आरपीएम थी, इसकी गति 0 थी, तो पूरा का पूरा 1000 आरपीएम से चुंबकीय फ्लक्स ने काटा। अब इसकी गति 900 होगी, तो 100 आरपीएम से ही चुंबकीय फ्लक्स काटेगा। 100 आरपीएम से ही चुंबकीय फ्लक्स काटेगा। तो जितना चुंबकीय फ्लक्स कम काट रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एफ आर का मान कम हो जाता है। मोटर की गति धीरे धीरे बढ़ती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मोटर की फ्रीक्वेंसी का मान घटना शुरू हो जाता है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, सापेक्ष गति मान लो या फिर एस के ऊपर मान लो। तो कह सकते हैं एफ आर का मान, एफ आर क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी है। रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रोटर देखो, ये और ये दोनों में संबंध है, ये और दोनों में संबंध है ना। एफ आर का मान किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एफ आर का मान एक तो हो गया स्लिप के ऊपर डिपेंड, देखो एनआर पे डिपेंड, अपनी खुद की गति पे डिपेंड होगा। गति बढ़ रही है, इसका मान घटेगा, स्लिप का मान घट रहा है, इसका मान बढ़ेगा, ये घट रहा है। तो एफ आर का मान इसके ऊपर डिपेंड है और इसके ऊपर डिपेंड है और इसके ऊपर डिपेंड हो गया। तो लिख सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी का मान सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। लिख लेना बात, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्लिप पर डिपेंड करता है। सापेक्ष गति होगी तो स्लिप होगा, इस स्लिप पर डिपेंड करता है। तो क्या कह सकते हैं, एफ आर का मान, एफ आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ आर बराबर एस इंटू एफ एस, ये आता है यहाँ पर निकल के। रोटर फ्रीक्वेंसी का, मोटर चलने के बाद रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये रहेगा, और मोटर चलने से पहले इसका मान इसके बराबर रहेगा। एफ आर का मान मैं लिखा है एफ आर बराबर
fs रहेगा। कब? मोटर चलने से पहले। सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये क्या है? रोटरी फ्रीक्वेंसी। मोटर चलने के बाद स्लिप से इसको गुणा कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। समझ गए आप? स्लिप से इसको गुणा कर देंगे आपका मान निकल जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्लिप कब घटेगी? एनआर का मान घटेगा तो स्लिप बढ़ेगी, एनआर का मान बढ़ेगा तो स्लिप घटेगी। इसका मतलब एनआर के ऊपर डिपेंड। एनआर क्या है? रोटरी, ये रोटर की गति है। तो क्या कह सकते हैं, जब अब देखो आपने देखा ना कि इसका मान यूनिटी कब होता है? किसका? एस का मान। जब रोटरी फ्रीक्वेंसी एनआर का मान 0 होता है तो इसका यूनिटी होता है। मान लीजिए कि एस का मान यूनिटी है, यहाँ लिख देते हो एनआर का मान 0 है। अब सपोज करना एनआर का मान जो होता है एफ आर का मान, क्योंकि अब एस का मान क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि यूनिटी हो गया, इंटू एफ एस। वही बात आ गई, एफ एस ही बचेगा। तो एफ आर का मान बराबर एफ एस हो जाएगा। कब? जब रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा और मोटर स्थिर अवस्था में होगी तब, और स्लिप का मान 100% होगा। तो 100% स्लिप पर रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा 100% स्लिप पर रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? अब समझ गए होंगे आप, रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। किसका होगा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जब मोटर अपनी गति पकड़ लेती है, मोटर अपनी गति पकड़ लेती है या मोटर पूर्ण अवस्था में घूम जाती है, तो स्लिप का मान जब भी बढ़ेगा, स्लिप का मान जब भी बढ़ेगा, गौर से सुना, तो फ्रीक्वेंसी का, रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। और मोटर स्लिप का मान जब भी घटेगा तो रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा। और मैंने कहा कि रोटरी यदि स्लिप का मान 1 होता है या 100% होता है तो इसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ये तो थी दोस्तों आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया। देखो यहाँ से आ गया कि एफ एस, ये हो गया ना एफ एस, और एन आर, एन एस का मान कैसे ज्ञात किया? एन एस बराबर हो गया एफ इंटू 120 इंटू पी, ये हो गया आरपीएम। ये आप लोगों का फॉर्मूला निकल के आता है कब? जब फ्रीक्वेंसी की, रोटरी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं या इस सर्कन की बात करते हैं, फिर सर्कन आपको बढ़ाया। तो दोस्तों यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या तो बताना कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया है, और यदि आपके मन में किसी प्रकार की शंका हो वो बताना। और वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है वो कमेंट्स में लिखना। तो दोस्तों ये तो था आप लोगों का वीडियो। कुछ लंबा जरूर हुआ है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ आज का वीडियो, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।